तो अब ये देखिए हम आए साजिद अंसारी साहब के यहाँ, जो कि वार्ड नंबर 89 कांग्रेस से पार्षद हैं। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस इलाके में और पूरी यूपी में क्या चल रहा है। उनसे पार्षद के नाते भी सवाल करेंगे और उनसे एक आम जनता के नाते भी सवाल करेंगे। आइए चलते हैं। तो आपने देखा कि हमने पब्लिक रिपोर्टिंग की और उनका क्या रिव्यू आया, क्या फीडबैक आया, ये भी आपने देखा। अब आइए साजिद साहब से पूछ लेते हैं, जो कि वार्ड नंबर 82 कांग्रेस से पार्षद हैं, और इनसे तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक जनता के नाते ये बताइए कि यूपी गवर्नमेंट ने इन 5 सालों में क्या क्या किया है। देखिए, इन 5 सालों में आज 5 साल होने को आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार और केंद्र की जो सरकारें हैं, सिर्फ जुमलेबाजी इन्होंने किया है। जनता को ये लोग मूलभूत सुविधा तो दे नहीं पाए। बनारस को क्योटो बनाने चले थे और जो है टोटो में तब्दील इन्होंने कर दिया। थोड़ा सी बारिश हो जाती है, पूरे बनारस शहर के अंदर पानी पानी हो जाता है। पूरा शहर जो है, प्राचीनतम ये नगरी है, काशी है, ये जलमग्न हो जाता है। और मूलभूत सुविधा के नाम पर, स्मार्ट के नाम पर दीवालों में रंगाई और पुताई कर देने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। जब तक आप हमको मूलभूत सुविधा, आप देखिए गलियों की हालात, सड़कों की हालात जेस का तेज है। एक एक सड़क जो है 4-4 बार बनाई जा रही है, एक एक सीवर लाइन 4-4 बार डाली जा रही है। सिर्फ पैसों का बंदरबाद किया जा रहा है और जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया 5 सालों के अंदर। सिर्फ इन्होंने जो है धर्म के आड़ में, जातिवाद में हम लोगों को बांटने का काम किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। साजिद साहब, आपने कहा कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, विकास के नाम पर ये सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। तो इससे पहले भी गवर्नमेंट जो थी समाजवादी की, या फिर उससे पहले थी मायावती जी की, तो इनकी गवर्नमेंट मैंने देखी, पानी देखिए हमेशा से लगता आ रहा है और अभी भी लग रहा है। लेकिन जहां तक अगर जनता की बात की जाए तो जनता भी ये आज कह रही है कि पहले से पानी अब कम लगने लगा है, सड़कें पहले से बेहतर हो गई हैं। चाहे आप बाबतपुर की तरफ चले जाइए, चाहे सारनाथ की तरफ चले जाइए, चाहे अभी चौक पे आप देख लीजिए, बाकायदा जा रही है ढलाई कर कर। तो पहले से विकास हो रहा है सड़कों का। सड़कों की अगर बात की जाए, बाकी और चीज़ों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सड़कों की बात की जाए तो विकास हो रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बहुत बेकार हो रहा है सड़कें? देखिए, कुछ एक सड़कें को आप मरम्मत करके या जो है फिर से नहीं बना दें, हाँ, तो वो कोई मायने नहीं देता। 90% 100% में अगर से आप 10% काम कर दे रहे हो, 90% नहीं हो रहा है, 90 लोग आप नाखुश हैं, तो आपके काम को कोई जो है ये नहीं कहेगा कि अब बढ़िया काम है। 90 लोग जब ये कह दे कि हाँ नहीं ये काम बढ़िया हो रहा है, तब तो जो है माना जाए। लेकिन 10 लोग अगर ये कह रहे हैं कि काम बढ़िया है, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। 10% कह रहे हैं कि सही है और 90% सारी जनता त्रस्त है। आज जनता इसलिए त्रस्त है, आप मैदागिन से लेके गोदौलिया की सड़कें बना रहे हैं। ये आप भी जानते हैं क्यों बन रही है और ये मैं भी जानता हूँ कि क्यों बन रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर वो रास्ता जा रहा है। उसके अलावा आपने मैदागिन से विशेषरगंज मछुदी की क्यों नहीं सड़क बनाई? आपने मैदागिन से लौराबीर की क्यों नहीं सड़क बनाई? देखिए, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप दिखा रहे हैं, आप उतना ही काम करा रहे हैं जो आपके लिए जो ध्रुवीकरण हो सके, वोट बैंक बन सके। हाँ, वोट बैंक बन सके। आप सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इस काम को कर रहे हैं, बाकी और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको विकास के नाम पर ये काम ही नहीं कर रहे। विकास के नाम पर 2014 में मोदी जी आए थे, 2017 में विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वोट किया था। अब विकास की ये बात नहीं करते, अब ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, अब ये महंगाई की बात नहीं करते, अब ये लोकपाल की बात नहीं करते। अब ये बताएं कि जो है, जो आदमी, आपको याद होगा 2008 से इन लोगों ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो है शुरू किया था यूपीए सरकार के खिलाफ। हाँ, अन्ना हजारे जी को, आज कहाँ है अन्ना हजारे जी? आज उनको नहीं सुझाई देता कि लोकपाल कहाँ गया। आज लोकपाल की तो कोई बात नहीं करता। आप धारा 370 पर बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं एक जटिल समस्या थी, ठीक है, आपने किया धारा 300, लेकिन आप महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, पेट्रोल डीजल, अच्छे दिन, आप उस पर तो बात करिए। उनका कोई प्रवक्ता मीडिया में ये बात नहीं करता बैठ के। तो हम कुछ चीज़ों पर छोटे छोटी
बात आप रखिए, छोटे में बताइए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा कैसी चल रही है 2017 से? देखिए, अब शिक्षा आप तो देखें, विगत 2 सालों से लॉकडाउन लगने की वजह से सारे स्कूल कॉलेज जो है बंद होने के कारण कहीं कहीं ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई है और कहीं स्कूल। शिक्षा तो जो है सारे प्राइवेट स्कूल जो है एक व्यापार इन्होंने बना लिया है। सारे अभिभावकों से इन्होंने पूरे साल भर की फीस लिया है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, साल भर पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन मैंने साल भर की फीस पे किया है। ऑनलाइन क्लासेस कितना चलती हैं, घंटा भर चलती हैं और उसके बाद में, लेकिन फीस तो हमने पूरा दिया। बच्चों का भविष्य है, क्योंकि बच्चों को भविष्य, और इनकी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति पर कितना काम ये करेंगे और क्या आने वाले नई शिक्षा नीति को सब छात्रों का भविष्य क्या होगा, हाँ ये तो वक्त ही बताएगा कि नई शिक्षा को लेके जो आए हैं, इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है नई शिक्षा लागू करने के लिए। आपने देखा, अगर आपका मानव संसाधन विकास मंत्री सही काम करता तो आपने साल में 3 बार मानव संसाधन विकास मंत्री को आपने बदलने का काम किया है। आपकी अगर शिक्षा नीति सही होती तो आप पूरे कैबिनेट को बदल दिया। आपने कैबिनेट, आपको अब चुनाव आने वाला है, 22 में चुनाव ये है, 24 में लोकसभा है, तो आपकी अगर सरकार कहीं अगर से अच्छा कार्य कर रही होती तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने कैबिनेट में फेरबदल नहीं करते, कई लोगों का विभाग आप नहीं बदलते, अपने बदलने का काम। कुल मिला जुला कर संतुष्ट नहीं है जनता, संतुष्ट नहीं, मैंने जनता नहीं संतुष्ट है। ये सब सवाल मैं आपसे जो कर रहा हूँ जनता के नाते कर रहा हूँ। आप एक जनता की हैसियत से इन सारी चीज़ों का जवाब दीजिएगा, ना कि पार्षद की हैसियत। मैं जनता के नाते, मैं भी एक आम नागरिक हूँ हिंदुस्तान का, और मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में जी रहा हूँ और अपनी बात कहने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं बात अपनी कह रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा के बाद लोग जॉब के लिए निकलते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं, रोजगार ढूंढते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं रोजगार और नौकरियों की। इस पर आपकी क्या राय है? 2 साल के अंदर न जाने कितने लोगों की नौकरियां तो चली गई। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बोला, हमको पूरे देश से उन्होंने वादा किया कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ किसी को नौकरी मिली? बल्कि जिसके पास नौकरियां थी भी वो भी उन चली गई। तो नौकरी तो खस्सा हाल है। जो नौकरी पहले कर रहा था, कहीं दिल्ली जाके, कलकत्ता मेट्रो शहरों में जाके, दिल्ली जैसे शहरों में वो नौकरी कर रहा था, वो आज नौकरी छोड़ के अपने गांव में जो है खेती बाड़ी कहीं ना कहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी के कहने पर जो है पकौड़ा तल रहा है। तो पकौड़ा रोजगार है, ये भी रोजगार है भैया। मोदी जी ने बता दिया कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। लेकिन अगर सारे व्यक्ति अगर पकौड़ा तलेंगे तो खरीदेगा कौन? सारे व्यक्ति अगर से पकौड़ा बेचने की दुकान, विकास कैसे होगा? फैक्ट्रीज, कंपनीज कौन चलाएगा? नया इनोवेशन कौन करेगा? देखिए फिर वही कह रहे हैं कि इनके पास विकास के नाम पर नील है। ये इनके पास विकास, इनसे ये रोज नए समाचार माध्यम के जरिए हम टीवी में देखते हैं, एक नया रोज प्रोपेगेंडा टीवी में आता है। आज इस चीज पर बहस, लीगल चीज़ों पे ये कभी, मूलभूत सुविधाओं पे कभी ये बहस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। जैसा कि कोरोना चल रहा था, कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, शायद नेक्स्ट लहर भी आ जाए। तो इन सब चीज़ों पर केंद्र सरकार का या यूपी गवर्नमेंट का कैसा कंट्रोल रहा है? इन सब मुद्दों को, इन सब महामारी को वो हल करने में कैसे, क्या सफल हुई या नहीं हुई? देखिए 5 सालों में, आपने अभी इससे पहले शिक्षा की बात की, कोई विश्वविद्यालय इन्होंने नहीं बनाया। बनारस को ट्रॉमा सेंटर को एम्स का दर्जा मिलने वाला था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो है एम्स का दर्जा, तो इन्होंने एम्स का दर्जा तक उसको, यही सोनिया गांधी जी थी, ट्रॉमा सेंटर का इन्होंने नींव रखी थी, बन के तैयार हो गया। फीता मोदी जी काटने आए थे स्वास्थ्य में। इसके बाद इन्होंने कहीं एक अस्पताल, उत्तर प्रदेश में ये बताया ना कि कितने अस्पताल हमने बनवाया है। आपने पिछले कोरोना काल में देखा कितनी मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन, बेड, दवा, आज भी वही हाल है। पेपरों के माध्यम से कि जो है आज वैक्सीनेशन बहुत होगा, यूपी में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन,
क्या आप करना चाह रहे हैं? सच्चाई सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन तो कह दिया उन्होंने, हो भी रहा है, लेकिन अगर जनता के हिसाब से देखें तो बहुत कम हो रहा है। मैं कल आपको बता दूं, जिन जिन सेंटरों पे वैक्सीनेशन हुआ है 2-2 घंटे के अंदर वैक्सीन खत्म हो गई है। और वहां आज पेपर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज का पेपर बोल रहा है। आज 4 तारीख है, आज 4 अगस्त का हिंदुस्तान का पेपर आप देख लीजिए। वैक्सीनेशन ना होने की वजह से लोग निराश लौटे और वहां हंगामा हुआ है। तो ये तो वादे तो खूब बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है इनसे। और अगर हमको करना है तो एक अच्छी सरकार को लाना होगा, एक सही नियत, क्योंकि सरकार चलाने के लिए 3 चीज़ बहुत जरूरी है, नियत, नियति और नियम। इस सरकार के पास नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं, लेवल थोड़ा कम करते हैं, विधायकी की तरफ आते हैं। इधर के विधायक शायद नीलकंठ तिवारी जी हैं, तो क्या वो इधर का दौरा वौरा करने आते हैं कि नहीं? कभी सहयोग नहीं मिला, कभी सहयोग नहीं मिला। दौरा तो आप छोड़िए, कभी हमने उनको इस सड़कों पे नहीं देखा है। हाँ, नीलकंठ जी हमारे विधायक हैं, कई समस्याएं हैं, उससे हम लोगों ने उनको अवगत कराया, लेकिन कभी उन्होंने हम लोगों की बात को ही नहीं सुना। तो वो इधर ही नहीं आते हैं या फिर वो भेदभाव कर रहे हैं, अपने एरिया में जाते हैं इधर नहीं? जाहिर सी बात है, भेदभाव करते हैं। भेदभाव करने के कारण जो है, हाँ, वरना हम भी पार्षद हैं, हम भी एक छोटे से पायदान के पार्षद हैं, सबसे राजनीति के सबसे निचले स्तर पर वो विधायक हैं और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं। प्रभारी मंत्री होने के कारण उनका ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को बातों को सुने और हम लोगों की बातों को, हमारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, उन समस्याओं का निस्तारित करावें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी। अब आप एक नेता की हैसियत से जवाब दीजिएगा। जनता आपसे खुश है, आपके कामों से? मुझे तो लगता है कि खुश हैं, बाकी जनता का आप फीडबैक ले लीजिए। हाँ, और जनता जो कहेगी वो मेरे लिए मान्य होगा। इन 5 सालों में या 4.5 सालों में आपने क्या क्या काम किए इधर? देखिए, अभी तो 4 साल होने को आ रहे हैं। 4 साल होने को आ रहे हैं। इन 4 सालों के अंदर हमारे पूर्व के कार्यकाल में पहले 2 मोहल्ला जो है, चौहट्टा लाल खां और पठानी टोला, ये मोहल्ला हमारे वार्ड में नहीं था, लेकिन नया परिसीमन जब 2017 में आया तो ये 2 नए मोहल्ले हमारे में जुड़े हुए, मोहल्ला पठानी टोला और मोहल्ला चौहट्टा लाल खां। तो वहाँ पे जब मैं चुनाव लड़ा था तो वहाँ की कई मूलभूत सुविधाएं ऐसी थी जो इससे जनता त्रस्त थी, उनको नहीं मिल पा रही थी मूलभूत सुविधा। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको उन मूलभूत सुविधाओं को मैं मुहैया कराऊंगा अगर आप मुझे वोट करते हैं। तो आज मैंने चौहट्टा लाल खां और पठानी टोला की एक गलियों को मरम्मत कराया है, जहां सीवर की समस्या थी, दूषित पानी की समस्या थी, जहां पानी आपूर्ति की समस्या थी, मैंने उन समस्याओं का निस्तारण किया। और चौहट्टा लाल खां और पठानी टोला के बीच में मैंने एक नया 2 साल पहले मैंने वहाँ पे एक नया नलकूप 14वें वित्त से मैंने वो लगवाने का काम किया है। नेक्स्ट इलेक्शन 2022 जो विधानसभा यूपी इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें किसकी गवर्नमेंट आएगी? कांग्रेस, सपा या फिर भाजपा? क्योंकि कांग्रेस को तो, अगर मैं जब से पैदा हुआ हूँ उससे पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद से नहीं आई है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक आज 30-32 साल का जो नौजवान है, 30-32 साल के नौजवान से जब उससे पूछेंगे कि कांग्रेस ने यूपी में क्या किया, तो वो कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा कि 1989 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों की सरकारें रही हैं और विभिन्न दलों ने क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, वो उन नौजवानों से पूछिए कि क्या किया है। लेकिन 1989 के पहले आप उन लोगों से पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर दिया 89 के पहले, अब ये सारी चीनें, अब एक वक्त था इधर पूरा गोरखपुर से देवरिया से होते हुए जितने तराई क्षेत्र थे वो चीनी बेल्ट के नाम से जाना जाता था। चीनी बेल्ट की वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, सब कांग्रेस की देन थी। आज वो सब बंद है। क्यों बंद है? जो बाद में सरकारें आई उन सब तरफ ध्यान नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो पिछली सरकारों ने छलने का काम किया है इनको, उत्तर प्रदेश के लोगों को। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, एक ही सवाल लास्ट की, नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी आएगी और क्यों आएगी?
देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बहुत मेहनत कर रही हैं। पूरे आप इधर विगत जब से वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी और महासचिव बनी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे गरीब मजदूर प्रवासियों को लेकर बसों को चलाने का काम किया हो, चाहे किसी कोई कांड ऐसा हुआ जिसके खिलाफ सरकार जो है सरकार के खिलाफ, चाहे कोई उम्भा कांड रहा हो, चाहे मेरठ में वो कांड रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या रही हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी तुरंत मौके पर पहुंचकर उन लोगों की मदद करने का काम किया है। प्रियंका गांधी जी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है, और जो लोग सड़क से सदन पर काम किया है वही जो है इस बार सत्ता में आएगा। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार, मैं आपको बता दूं, ये लोग मुकालते में ना रहें। आजम खान जैसे लोग जो है जेल में हैं, अखिलेश के परिवार का या मुलायम सिंह जी के परिवार का अगर से कोई जेल में होता तो क्या आज इस तरीके से यूपी के में कितने आंदोलन आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया या अखिलेश जी ने किया? इन्होंने किया? नहीं किया, किसी ने आंदोलन नहीं किया। ट्वीट तो होता नहीं है, एक ट्वीट भी इन्होंने नहीं किया। और इसके लिए अगर कोई बोलने वाला था तो अजय कुमार लल्लू बोली, और अजय कुमार लल्लू जी बोले और प्रियंका गांधी जी बोली। कोई बोलने वाला है तो सड़क से सदन तक। इनको कांग्रेस को डर किस बात का है? कांग्रेस चोर थोड़ी है, जो चोर होता है उसको डर होता है। कांग्रेस ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई के साथ है और सच्चे लोगों के साथ है, और तन और मन और धन के साथ लोगों की सेवा करती है कांग्रेस, और करती रहेगी। और इंशाल्लाह तबारक व तआला 2022 कांग्रेस का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमारे चैनल को, हमारी जनता को टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।